तन्वी को विवान और रूहानी को साथ में देखकर बेहद जलन महसूस हो रही थी। भले ही रूहानी कोमा में थी लेकिन विवान थी उसके लिए कुछ ज्यादा ही पॉसेसिव था। तन्वी बिना कुछ कहे अपने उदास और टूटे दिल को लिए वहां से अपने कमरे में चली गई। इधर विवान जो तन्वी को ऐसे उदास जाता देखकर अपने आप से ही एक डेविल स्माइल के साथ बोलता है, एक दिन जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी जुड़वा बहन और दादी जिंदा है तब तुम क्या करोगी। तब यही उदास मन एक खुशमिजाज मन में तब्दील हो जाएगा। इतना बोलकर विवान एक डेविल स्माइल करने लगता है और घिरे घिरे रूहानी के सर और चेहरे को सहलाने लगता है। रूहानी अभी बेहोशी की हालत में थी इंजेक्शन लगने की वजह से। इधर आरुष हॉस्पिटल जा रहा था तो उसे रास्ते में ही उसके रूहानी और तन्वी के कुछ कॉलेज फ्रेंड्स की कार दिख गई, जिसे देख वो काफ़ी खुश हो गया और वो उनकी कार को रोकने की कोशिश करते हुए जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, रोहन, खुशी, आशिका। आरुष की आवाज़ रोहन, खुशी और आशिका तक नहीं पहुंच सकती थी, इसलिए वो एक नज़र उनकी तरफ देखता है और फिर ड्राइवर से बोलता है, बख्तू उस कार का पीछा करिए, मुझे उनसे मिलना है। बख्तू हैरा होते हुए बोलते हैं, पर मालिक हमें तो तन्वी मैम से मिलने हॉस्पिटल जाना था। आरुष गुस्से में तपाक से बोलता है, जितना कहा है उतना करिए, चलिए उस कार के पीछे। अब आरुष के गुस्से को देखकर बख्तू भी कुछ नहीं कहते हैं और बस रोहन, खुशी और आशिका की कार का पीछा करने लगते हैं। उनकी कार दिल्ली के रेडिएशन ब्लू होटल के आगे जाकर रुकती है। फिर कार से रोहन, खुशी और आशिका बाहर निकलकर होटल के अंदर चले जाते हैं। रेडिएशन ब्लू होटल दिल्ली के टॉप रेस्टोरेंट में से एक थी। आरुष की भी कार उसी रेस्टोरेंट के आगे जाकर रुकती है। आरुष भी कार से उतरकर रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। रेस्टोरेंट के अंदर जाकर वो देखता है कि खुशी, आशिका और रोहन एक टेबल पर बैठे हैं। वो उनके पास जाकर पीछे से चिल्लाते हुए बोलता है, सरप्राइज। आरुष की आवाज़ सुन रोहन उसकी तरफ मुड़ता है तो आरुष को देखकर वो काफ़ी खुश हो उठता है और वो तुरंत खड़े होकर आरुष के गले लग जाता है। वही आशिका थोड़ा मुंह बनाते हुए बोलती है, तुम्हें आज कॉलेज के बाद आज हमारी याद आई। आरुष रोहन से अलग होते हुए मुस्कुराकर बोलता है, ऐसी बात नहीं है, मैंने तुम तीनों का नो भी ट्राई किया था पर पता नहीं क्यों तुम्हारा नो भी बंद आ रहा था और फिर जब मैं यहीं से गुजर रहा था तो मेरी नज़र तुम लोग पे पड़ी तो मैं यहाँ तुम सबसे मिलने चला आया। खुशी खुश होते हुए बोलती है, अच्छा किया जो आ गए, हमें रूहानी और तन्वी से मिलना वो दोनों कहा है। खुशी की बात पर रोहन और आशिका भी एक्साइटेड होते एक साथ हुए कहते हैं, हम यार। वही खड़ा आरुष उनकी ऐसी जिद देख बेहद परेशान हो उठता है, क्योंकि अभी न तो तन्वी की हालत सही थी और न ही रूहानी की। आरुष एक पल कुछ सोचकर वहां चेयर पे बैठ जाता है और एक गहरी सांस लेते हुए बोलता है, नहीं मिल सकते हो तुम सब रूहानी और तन्वी से। आरुष के ये शब्द जैसे आशिका, रोहन और खुशी के कान खड़े कर देते हैं तो आशिका हैरान होते हुए बोलती है, क्यों नहीं हम मिल सकते हैं। अब आरुष अपना हाथ अपने सर पर रखकर एक गहरी सांस लेकर बोलता है, क्योंकि रूहानी कोमा में है। आरुष की बात सुन तीनों बेहद हैरान हो जाते हैं और हैरानी के साथ उन तीनों के मुंह से एक साथ निकलता है, व्हाट। पूर्ण विराम। उनकी हैरानी देख आरुष एक एक कर उन्हें सारी बात बताने लगता है कि कैसे रूहानी कोमा में गई, कैसे विवान ने उसे धमकी देकर खुद की जगह उसकी शादी तन्वी से कराई और विवान ने कैसे रूहानी से शादी की। आरुष की बात तो हैरान कर देने वाली थी ही, पर उन तीनों को जैसे ये सब सुनकर और मजा आ रहा था, क्योंकि ये सारी स्टोरी उन्हें किसी बॉलीवुड मूवी लग रही थी, क्योंकि वो तीनों कुछ अमीर बाप के बिगड़े औलादों की तरह थे। आशिका आरुष की जख्मों में घी डालने का काम करते हुए बोलती है, आरुष तुम्हें अगर रूहानी वापस चाहिए तो तुम अभी हमारे साथ लंदन चलो, हम तुम्हें बताएंगे तुम्हें क्या करना है। रोहन भी बीच में ही घुसते हुए बोलता है, हम यार। आरुष आशु ठीक कह रही है, देखना जब तू रूहानी के ठीक होने के बाद लंदन से वापस दिल्ली आएगा तो रूहानी सिर्फ तुझसे ही प्यार करेगी और हम आज ही लंदन के लिए निकल रहे हैं। खुशी भी बीच में और आग में घी डालते हुए बोलती है, चलना आरुष, वैसे भी अगर तू अभी यहाँ रहा तो विवान ओबरोई सिर्फ तुझ पर अपना हुक्म ही झाड़ेगा। उनकी बात आरुष को कुछ हद तक सही और कुछ हद तक गलत लग रही थी, क्योंकि ये बात तो सही थी कि जब तक वो ओबरोई विला में है तब तक विवान सिर्फ उस पर अपना हुक्म झाड़ेगा, लेकिन उसे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि उसके लंदन जाने से रूहानी उसे वापस कैसे मिल जाएगी। इसी बात की असमंजस में पड़ते हुए आरुष बोलता है, मुझे लंदन जाने से रूहानी कैसे वापस मिलेगी।
रोहन शैतानी मुस्कान के साथ बोलता है, वो तुम्हें वक्त आने पर पता चल जाएगा। रोहन की बात सुनकर आरुष भी हम कर देता है उनके साथ आज ही लंदन जाने के लिए, क्योंकि अभी उसके सर पर सिर्फ रूहानी को वापस पाने का जुनून सवार था। उसना तो तन्वी से सिर्फ एक नाम का रिश्ता था, जिस रिश्ते में न तो तन्वी खुश थी और न ही आरुष। आरुष रूहानी को वापस पाने के जुनून में लंदन जाने के लिए हम तो कह देता है, पर उसे नहीं पता था कि उसके दोस्त जिसे उसने अपना सुख दुख का साथी माना है वही उसकी मोहब्बत का मजाक कर रहे हैं और उसे ऐसे ही बस लंदन ले जाने की साजिश कर रहे हैं। विवान अभी भी रूहानी के ही करीब बैठा बस उसे ही निहार रहा था और उसकी आंखें नम थी, क्योंकि उससे रूहानी की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। देखी जाती भी कैसे किसी का प्यार अगर बिस्तर पे बेजान लाश की तरह पड़ा रहे तो जरा सोचो कि उसकी हालत क्या होगी। वैसे ही कुछ हालत विवान की थी। शाम का वक्त, धक धक करता दिल, धक धक करता दिल। आरुष बिना किसी को कुछ कहे कुछ बताया भी एयरपोर्ट में था। रोहन, आशिका और खुशी के साथ ही लंदन जाने के लिए आरुष का ड्राइवर बख्तू को भी आरुष ने घर भेज दिया था, ताकि किसी को पता न चल सके कि वो कहाँ जा रहा है। आरुष, रोहन, आशिका और खुशी कुछ ही देर में लंदन की फ्लाइट से लंदन के लिए रवाना हो जाते हैं। 6 महीने बाद ओबरोई विला में, धक धक करता दिल, धक धक करता दिल। विवान अपने रूम में बेड पे लेटा हुआ था और अपने फोन में कुछ कर रहा था। वो अपनी नज़र इधर उधर घुमाता है और रूहानी को आवाज लगाते हुए बोलता है, रूहानी, रूहानी कहाँ हो तुम यार? तुम्हारा अभी भी ज़्यादा चलना फिरना ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, तुम अभी तो कोमा से बाहर आई हो। रूहानी जो वॉशरूम में थी वो वहीं से चिल्लाते हुए जवाब देती है, मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम खुद अपना ख्याल रख सकते हैं। विवान मुस्कुराते हुए बोलता है, अच्छा बाबा, मैं बहू बोल रहा कुछ भी, पर तुम अब वॉशरूम से निकलोगी, अगर तुम्हें वहाँ चक्कर वगैरह आ गया तो मैं तुम्हें वहीं छोड़कर चला जाऊंगा। रूहानी फिर से चिल्लाते हुए बोलती है, हम तो तुम्हारे साथ रहना भी कौन चाहता है? एक तो मुझसे मेरी बेहोशी की हालत में शादी कर ली और मुझ पर ही रोब झाड़ रहे हो, हम नहीं तुम्हारे रोब सहने वाले। अब विवान कुछ नहीं कहता है और बस फिर से अपने फ़ोन में कुछ करने लगता है। कुछ ही देर में रूहानी भी वॉशरूम से बाहर आ जाती है, जिसे देख विवान फिर से मुस्कुराते हुए बोलता है, हैया क्या अदा है तेरी, एक दिन ये अदा मेरी जान लेके ही मानेगी। रूहानी जो अपने बालों को हेयर ड्रायर से सुखा रही थी वो चिढ़ते हुए बोलती है, मुझ पर लाइन मारने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं इस धोखे की शादी को नहीं मानती हूँ। अब विवान बेड से खड़ा होता है और रूहानी के करीब जाकर उसके भीगे बालों को पीछे की ओर करते हुए उसके कान में धीरे से बोलता है, मानना तो पड़ेगा मेरी जान। विवाह की ये बात सुनकर रूहानी उसे जोर से धक्का देती है और गुस्से में बोलती है, हरगिज नहीं। इतना बोलकर रूहानी रूम से चली जाती है। वही विवान रूहानी को जाता देख एक शैतानी जंग जीती हुई मुस्कान दे रहा था और वो खुद के बालों को ठीक करते हुए जुनून में बोलता है, तुम्हें मानना तो पड़ेगा मेरी जान, कब तक तुम मुझसे बचोगी? कब तक? एक दिन तो तुम्हें मेरा ही होना है, विवान ओबरोई का होना है। इधर रूहानी जो अपने रूम से तन्वी के कमरे में जाती है तो देखती है कि तन्वी जो शीशे के सामने खड़ी अपने बाल बना रही है। रूहानी उसे देख मजाक करते हुए बोलती है, तबा आज कहाँ बिजली गिराने की तैयारी की जा रही है मोहतरमा? रूहानी की आवाज़ सुनकर तन्वी रूहानी की तरफ मुड़ती है और एक धीमी मुस्कान के साथ बोलती है, भला हम कहाँ बिजली गिराएंगे, बस वही हमारा रोज़ का, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। रूहानी तन्वी की आवाज़ सुन एकदम सहम सी जाती है, क्योंकि उसकी आवाज़ में उसका दर्द साफ नजर आ रहा था। भले ही वो अपने दर्द को छुपाना चाहती थी, लेकिन उसके दिल का दर्द खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। रूहानी एकदम शांत सी बस तन्वी के ही मासूम और दर्द भरे चेहरे को देख रही थी और उसके दर्द को कहीं न कहीं महसूस करना चाह रही थी। इधर तन्वी भी जो रूहानी को अच्छी तरह समझ रही थी और वो जानती थी कि रूहानी का अभी उसके दिमाग में ज़्यादा लोड लेना या ज़्यादा सोचना फिर से उसे नुकसान पहुंचा सकता है, और अब तन्वी रूहानी को किसी तरह की भी कोई तकलीफ में नहीं देख सकती थी। यही सोचकर तन्वी अपने दिल को समझाते हुए रूहानी के पास जाती है और अपनी चिंता जताती हुए बोलती है, वैसे तू यहाँ क्यों आई? हम खुद आ जाते तुझसे मिलने, तुम्हें अभी सिर्फ आराम करना चाहिए। रूहानी अपनी सोच से बाहर निकलते हुए बोलती है, हम अब तो हम बिल्कुल ठीक है, तो फिर वैसे हमें तुमसे एक बात पूछना था। तन्वी बेड पे रूहानी को और खुद बैठते हुए बोलती है, पूछो। रूहानी थोड़ा सोचते हुए बोलती है, नितिन कहाँ है?
हमने अपने कुछ दोस्तों से पता किया कि नितिन आखिर है कहाँ, तो उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया, इसलिए हम तुमसे पूछने आ गए। इधर तन्वी कुछ कहती कि वही तन्वी के रूम के बगल से गुजर रहे विवान के कान में जैसे ही ये बात पती है कि रूहानी को नितिन के बारे में जानना, तो ये देख विवान बात को छिपाते हुए तन्वी के रूम में आकर सख्ती से बोलता है, कितनी बार कहा है तुम्हें नितिन के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। विवान की आवाज़ सुन तन्वी और रूहानी विवान की तरफ देखते हैं। तन्वी विवान को देखकर अपनी नज़रें फेर लेती है, वही रूहानी जो विवान को देख गुस्से में तपाक से बोलती है, क्यों नहीं जान सकते हम, और तुम होते कौन हो हमें नितिन के बारे में जानने से रोकने वाले। विवान भी गुस्से में तपाक से बोलता है, मैं कौन हूँ, तुम्हारा पति हूँ और तुम्हें मेरी बात माननी होगी। रूहानी भागते हुए बोलती है, नहीं है, हम तुम्हारी पत्नी नहीं मानते हैं, हम उस बेहोशी और धोखे की शादी को जिस रिश्ते की बुनियाद है धोखे से हो, वो रिश्ता कैसा। अब सन बर्दाश्त कर पाना विवान के बस के बाहर था, इसलिए वो गुस्से में आकर रूहानी का हाथ पकड़ता है और उसे गुस्से में अपने कमरे में ले जाता है। कमरे में जाकर विवान गुस्से से अपनी लाल आंखों से रूहानी को देखते हुए बोलता है, तुम मानो या ना मानो, मैं हूं तो तुम्हारा है, मुझे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम मुझे क्या मानती हो, समझी। इतना बोलकर विवान गुस्से में रूहानी का हाथ झटक देता है। वही रूहानी का हाथ विवान झटकता है तो उससे रूहानी को थोड़ा दर्द होता, जिससे उसके मुंह से हल्की सी आहें निकल पड़ती हैं। मम्मी। रूहानी की आहें सुन विवान को एहसास होता है कि उसने रूहानी के हाथ को अभी कितनी जोर से झटका था। एक तो रूहानी की तबीयत पहले से ही ठीक नहीं थी और विवान ने अभी उसे उल्टा दर्द दिया। रूहानी अपने हाथ को पकड़ के बेड पे बैठ जाती है कि विवान जल्दी से रूहानी के हाथ को अपने हाथ में लेता है और पॉसेसिव होते हुए बोलता है, क्या हुआ, ज़्यादा जोर से लगा, आई एम सो सॉरी। विवान की बात सुन रूहानी गुस्से से अपने दूसरे हाथ से विवान के हाथ को झटक देती है और बोलती है, पास मत आना हमारे, दूर रहो हमसे। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। रूहानी का हाथ विवान ने इस तरह से झटका था कि उसके हाथ पे दर्द उठ गया और जब विवान को ये एहसास हुआ तो वो रूहानी के हाथ को सहलाने की कोशिश करता है, तो रूहानी उससे अपने हाथ को छुड़ाते हुए बोलती है, डोंट टच मी, हमारे करीब मत आना, दूर रहो हमसे। लेकिन इधर विवान जो बेड पर बैठकर जबरदस्ती रूहानी के हाथ को पकड़कर उससे एक प्यार से बोलता है, कितनी बार कहा है मुझे गुस्सा मत दिलाया करो, पर नहीं, तुमने तो मेरी बात ना मानने की कसम खा रखी है ना। रूहानी गुस्से से लाल पीली होते हुए बोलती है, क्यों न दिलाए गुस्सा और क्यों माने हम तुम्हारी बात, क्यों, क्या लगते हो तुम हमारे, कुछ भी नहीं, बस तुम्हारे से एक मजबूरी का रिश्ता है मेरा, समझे, और हमारे करीब आने या हम पर अपना कोई हुक्म झाने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। इतना बोलकर रूहानी विवान के हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर रूम से बाहर चली जाती है। वही विवान रूहानी को ऐसा जाता देख बस एक उदासी और दर्द भरी मुस्कान दे देता है और फिर वो कुछ पल में रेडी होकर अपनी दुनिया यानी कि सभी गलती करने वालों को नर्कलोक की यात्रा कराने और अपने कंपनी के लिए पूरे बॉडीगार्ड्स की एक पलटन के साथ निकल जाता है। इधर रूहानी जो विवान से गुस्सा होकर ऊपर छत पे बैठी हुई थी वो काफ़ी उदास थी। उसके मन में बार बार सिर्फ आरुष का ही ख्याल आ रहा था। वो आरुष को याद करते हुए खुद से बोलती है, कहाँ चले गए तुम आरुष, हमने कभी नहीं सोचा था कि तुम भी हमें इतना बड़ा धोखा दोगे। तुमने तो तन्वी से धोखे से शादी भी कर ली, पर उसे छोड़कर कहाँ चले गए हमसे। तन्वी की ये उदासी और उसकी तन्हाई नहीं देखी जाती है। रूहानी अपने ही ख्यालों में मग्न थी कि पीछे से उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ती है, रूही चल हम शॉपिंग से आते हैं। रूहानी उस आवाज़ की तरफ मुड़ती है और अपने दर्द को छिपाते हुए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ बोलती है, क्यों तन्वी मैडम, तुम तो अभी हॉस्पिटल जाने वाली थी ना। तन्वी थोड़ा सोचते हुए बोलती है, हम जाने वाले थे पर फिर नहीं गए क्योंकि मेरा मन आज शॉपिंग पे जाने का है, चलना प्लीज़। रूहानी भी एक प्यारी सी मुस्कान के साथ बोलती है, अच्छा बाबा चल चलते हैं। इसके बाद कुछ ही देर में रेडी होकर रूहानी और तन्वी शॉपिंग पे निकल जाते हैं। कार तन्वी खुद ड्राइव कर रही थी और रूहानी आराम से जा रही थी। तन्वी कार को दिल्ली के सबसे महंगे और बड़े शॉपिंग मॉल के सामने रोकती है। उसके बाद तन्वी और रूहानी दोनों कार से बाहर निकलती कि उससे पहले वहां मौजूद ढेरों बॉडीगार्ड्स में से 2 बॉडीगार्ड्स आते हैं। फिर तन्वी और रूहानी के बाहर आने के लिए कार का दरवाज़ा खोलते हैं। तन्वी और रूहानी दोनों कार से बाहर निकलती है तो उन्हें थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि आज दिल्ली का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल जहां एक भी लोग नज़र नहीं आ रहे थे, वहां सिर्फ बॉडीगार्ड्स ही नज़र आ रहे थे।
रूहानी इन सब को ध्यान से देखते हुए तन्वी को धीरे से बोलती है, तनु ये सब क्या है, यहाँ कोई भी नजर क्यों नहीं आ रहा है। तन्वी भी धीरे से बोलती है, पता नहीं, चल अंदर जाकर देखते हैं, शायद अंदर होंगे। उसके बाद रूहानी और तन्वी दोनों मॉल के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि वहां उनके सिवा कोई भी अदर कस्टमर नहीं था। रूहानी मॉल की हालत देखते हुए फिर से हैरानी में बोलती है, तनु देख अंदर भी कोई नहीं है, हम कह रहे हैं हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, चल हम यहाँ से चलते हैं। तन्वी रूहानी का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, रुकना, अब आए हैं तो शॉपिंग करके ही जाएंगे। तन्वी की बात पर रूहानी भी बिना मन के बस हम्मा में अपना सर हिला देती है और फिर दोनों अपने अपने लिए ढेरों शॉपिंग करते हैं। ऐसे ही अब शाम हो चला था। दोनों शॉपिंग करके रिसेप्शनिस्ट के पास बिलिंग कराने जाती है तो वहां मॉल का मैनेजर भी मौजूद था जो रूहानी और तन्वी को देख एक रिस्पेक्ट भरी स्माइल दे रहा था। अब रूहानी से रहा नहीं गया और वो अचानक से मैनेजर से बोल पड़ती हैं, सर आपके मॉल में हमारे सिवा और कोई क्यों नजर नहीं आ रहा है, आज कोई खास बात है क्या। मैनेजर मुस्कुराते हुए बोलता है, जी खास बात तो है, आज हमारे बॉस की वाइफ और उनकी वाइफ की सिस्टर खुद यहाँ शॉपिंग करने आने वाली थी, इसलिए हमें हमारे बॉस के तरफ से ऑर्डर आया है कि जब तक उनकी वाइफ और उनकी वाइफ सिस्टर शॉपिंग न कर ले मॉल में कोई दिखना नहीं चाहिए। रूहानी और तन्वी को मैनेजर की बात कुछ अजीब लगती है, इसलिए रूहानी फिर से बोल पड़ती हैं, क्या आप हमें अपनी बॉस की वाइफ और सिस्टर की वाइफ के बारे में बता सकते हैं कि वो कौन है। मैनेजर फिर से मुस्कुराते हुए बोलता है, माफ़ी चाहता हूँ मैम, पर मैं आपको ये नहीं बता सकता हूँ। अब मैनेजर की बात पर रूहानी और तन्वी कुछ नहीं कहती है और बिलिंग कराकर मॉल से निकल जाती है। रूहानी को अभी भी कुछ अजीब लग रहा था लेकिन तन्वी को जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तन्वी रूहानी को ऐसे ख्यालों में खोया देख अचानक से बोल पड़ती हैं, रूही चल हम डिनर करके ही अब घर जाते हैं, वैसे भी रात हो चली है, थोड़ी देर ऐसे ही घूमते हैं और फिर डिनर करके घर जाएंगे। रूहानी को तन्वी की बात सही लगती है क्योंकि शाम के 7 बज चुके थे, इसलिए रूहानी भी हाँ कह देती है। उसके बाद तन्वी और रूहानी कुछ देर ऐसे ही घूमते हैं और रात के लगभग 8 बजे दोनों दिल्ली के टॉप रेस्टोरेंट में डिनर करने चले जाते हैं। वो जैसे ही रेस्टोरेंट पहुंचते हैं वैसे ही उन्हें फिर से कुछ अजीब लगता है। कौन मॉल की तरह ही रेस्टोरेंट का भी हाल था। रेस्टोरेंट में भी सिर्फ बाहर में बॉडीगार्ड्स ही नजर आ रहे थे, लेकिन रूहानी और तन्वी इस बात को माइंड ना करते हुए रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं तो फिर से उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है क्योंकि दिल्ली के इतने बड़े रेस्टोरेंट में भी एक इंसान मौजूद नहीं था। रेस्टोरेंट की सारी टेबल ऐसे ही खाली पड़ी थी। अब तन्वी को भी ये बात खटक रही थी, इसलिए वो हैरानी के साथ रूहानी से बोलती है, रूही देख यहाँ भी मॉल है वाला हाल है, कहीं हमारे साथ कोई प्रैंक तो नहीं हो रहा है, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ कोई नजर ही नहीं आ रहा है। रूहानी भी उसकी बात पर हामी भरते हुए बोलती है, बात तो सही, पर ऐसा कौन करेगा हमारे साथ। रूहानी और तन्वी रेस्टोरेंट गए तो रेस्टोरेंट का भी वही हाल जो हाल मॉल में था, पूरा रेस्टोरेंट खाली पड़ा था। वही रूहानी और तन्वी ये देख हैरान हो रहे थे कि वहाँ रेस्टोरेंट का मैनेजर उनके पास आता है और उन्हें रिस्पेक्ट भरी आवाज में बोलता है, मैम आइए, आपका हमारे रेस्टोरेंट में हार्दिक अभिनंदन है। मैनेजर के ऐसे व्यवहार से रूहानी और तन्वी एकदम शॉक्ड थे। वो दोनों एक ही बात सोच रही थी, हम तो इस रेस्टोरेंट में पहले भी कई बार आए हैं, तो फिर ये मैनेजर हमें आज ऐसा क्यों ट्रीट कर रहे हैं। तभी कुछ सोचते हुए रूहानी अचानक से बोल पड़ती हैं, जी चलिए। रूहानी की बात पर तन्वी उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से एक नज़र देखती है तो रूहानी उसे आंख मार देती है। फिर वो दोनों मैनेजर के साथ जाती है। मैनेजर रेस्टोरेंट के सबसे स्पेशल एक्सपेंसिव प्राइवेट रूम में ले जाता है जहां सिर्फ गिने चुने ही लोग जा सकते थे। तन्वी और रूहानी अभी भी हैरान थे मैनेजर के बिहेवियर से। मैनेजर उनसे कहता है, मैम आप हमारे इस छोटे से रेस्टोरेंट में आई, हमें बहुत खुशी हुई, हमारा तो सौभाग्य है कि आप यहाँ आई। तभी तन्वी बीच में मैनेजर की बात को काटते हुए बोलती है, एक्सक्यूज प्लीज, हम तो यहाँ पहले भी बहुत बार आ चुके हैं। मैनेजर मुस्कुराते हुए बोलता है, माफ़ी चाहता हूँ लेकिन तब हमें नहीं पता था कि आप हमारे बॉस की बेस्ट फ्रेंड और ये मैम उनकी वाइफ है।
अब मैनेजर के मुंह से ये सुनकर तन्वी और रूहानी पूरा माजरा समझ चुकी थी कि आखिर मॉल में भी मैनेजर ने ऐसा क्यों कहा कि मैम आज हमारे मॉल में हमारे बॉस की वाइफ और उनकी वाइफ की सिस्टर आ रही है, इसी वजह से बॉस ने हमें ऑर्डर दिया है कि जब तक उनकी वाइफ और उनकी वाइफ की सिस्टर मॉल में रहेंगी तब तक मॉल में कोई नहीं आ सकता है। तन्वी और रूहानी यही सोचकर काफी गुस्सा हो गई और वो दोनों वहां से जाने लगी तो उन्हें ऐसे जाता देख मैनेजर बेहद परेशान हो उठा और वो उन्हें रोकने की कोशिश करते हुए कहता है, मैम आप दोनों कहाँ जा रही है, पहले डिनर तो कर लीजिए। रूहानी बिना मुड़े गुस्से में बोलती है, आप डिनर अपने बॉस को ही करा दीजिएगा, हमें नहीं करना डिनर। इतना बोलकर दोनों गुस्से में रेस्टोरेंट से घर के लिए निकल जाती है। वहीं मैनेजर काफी हद तक परेशान हो जाता है क्योंकि अब उसे डर था कि कहीं उसकी नौकरी न चली जाए। इधर ओबरोई विला में विवान घर आ चुका था और वो अपने घर के बेसमेंट में बैठा हुआ लैपटॉप में कुछ देख सिर्फ स्माइल कर रहा था। वो स्माइल करते हुए जुनून में बोलता है, हो जाना तुम्हारी इसी अदा पे तो मैं फिदा हूँ, मैं तुम्हारे इस झगड़ालू नेचर के ही पता नहीं क्यों तुम्हारे और करीब खिंचा जाता हूँ। उफ़, इतना बोलकर विवान अपनी आंखें बंद कर लेता है। दरअसल विवान अभी अपने घर के बेसमेंट में बैठा लैपटॉप में रूहानी और तन्वी को देख रहा था। दरअसल विवान ने रूहानी के मंगलसूत्र में कैमरा लगा दिया था जिससे उसे ये पता चल सके कि रूहानी अभी क्या कर रही है, वो कहाँ है और कैसी है, किसी मुसीबत में तो नहीं है। और उसी कैमरा की वजह से विवान को ये पता चल गया था कि रूहानी और तन्वी शॉपिंग करने मॉल जा रहे हैं और विवान ये अच्छी तरह जानता था कि वो कौन से मॉल में जाएंगे और डिनर करने किस रेस्टोरेंट में जाएंगे। और इत्तेफाक की बात तो ये है कि वो दोनों जिस मॉल और रेस्टोरेंट में गई थी वो और किसी का नहीं, विवान ओबरोई की ही प्रॉपर्टी थी। लेकिन ये बात न तो तन्वी को पता थी और न ही रूहानी को, क्योंकि दिल्ली में ऐसी बहुत से मॉल, रेस्टोरेंट, अपार्टमेंट, विला इंडस्ट्रीज वगैरह विवान की प्रॉपर्टीज थी। विवान ने पहले ही दोनों जगह अपने बॉडीगार्ड्स को भेजकर रूहानी और तन्वी की देखभाल के लिए तैनात कर दिया था, क्योंकि अब वो रूहानी पर किसी तरह की कोई तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अभी पूरे 6 महीने बाद तो रूहानी कोमे से बाहर आई थी। कुछ ही देर बाद विवान अपने बेसमेंट से ही अटैच्ड स्टडी रूम में चला गया और वहां जाकर वो गिटार बजाने लगा। विवान गिटार को इतनी अच्छी धुन के साथ बजा रहा था कि उस धुन को सुनकर तो एक पल के लिए कोई भी मदहोश हो सकता था। विवान भी एकदम मदहोशी के साथ रूहानी के ख्यालों में गुम गिटार बजा रहा था। तभी स्टडी रूम का दरवाज़ा खुलता है और माहिर स्टडी रूम के अंदर आता है। उसे देख विवान गिटार बजाना बंद कर देता है और एकदम सख्त लहजे में बोलता है, क्या हुआ? माहिर अलर्ट होते हुए बोलता है, बॉस कल वो अग्रीमेंट साइन होगा जिस अग्रीमेंट के लिए महेश ओबरोई सर और विक्रांत रायचंद सर ने इतनी कोशिश की पर वो ये न कर सके, फिर आप इस काम को पूरा कर रहे हो। माहिर की बात पर विवान बस एक हल्का सा डेविल स्माइल दे देता है। उसके बाद माहिर वहां से चला जाता है। माहिर के जाने के बाद विवान फिर से उसी सुरीली धुन में मदहोशी के साथ गिटार बजाने लगता है। इधर रूहानी और तन्वी दोनों घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद तन्वी बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। वहीं रूहानी गुस्से में अपने रूम में जाती है तो वहां वो विवान को बहू पाती। विवान को वहां ना देख रूहानी और भी गुस्सा हो जाती है और वो गुस्से में बालकनी में निकलती है तो उसे गिटार की मधुर धुन सुनाई पड़ती है, जिससे सुन रूहानी हल्का खुश होते हुए बोलती है, चलो इस घर में कोई तो है जिसके पास मधुर धुन बजाने की अकल है, जरूर ये वीणा बजाती होगी, हम जाकर देखते हैं। इतना बोलकर रूहानी अपने कमरे से बाहर निकल आती है और उसी गिटार की धुन के पीछे खिंची उसी स्टडी रूम में चली जाती है जहां विवान गिटार बजा रहा था। विवान को गिटार बजाता देख रूहानी का मुंह एकदम किसी बंदर की तरह बन जाता है और वो वापस मुड़कर जाने लगती है कि विवान सख्त लहजे में बोलता है, कहाँ जा रही हो, जाना, मेरे पास आओ। विवान की आवाज सुन रूहानी पीछे मुड़ती है और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से विवान को घूरने लगती है तो विवान फिर से थोड़ा मुस्कुराते हुए बोलता है, अभी जाओ अब। इस बार रूहानी पता नहीं क्यों पर विवान के कहने पर अपने कदम विवान की तरफ बढ़ा देती है और ये देख विवान स्माइल करते हुए गिटार को वहीं पास के टेबल पे रख देता है और एक झटके में अचानक से रूहानी का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लेता है, जिससे रूहानी सीधा विवान की गोद में जा गिरती है।